हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस में ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के लास्ट 3 रेशियो जो बचे थे वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो लास्ट 3 रेशियोज हमारे बचे थे, कौन कौन से बचे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, हम लिख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लास्ट जो 3 रेशियो रह गए थे, यानी कि रेशियो नंबर 5 था अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर पर हम कितनी अर्निंग कर लेते हैं। दूसरा था 6 नंबर का हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। दूसरा जो था हमारा वो था प्राइस अर्निंग रेशियो। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें प्राइस और अर्निंग के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट 7 था हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ये 3 रेशियोज हमारे रह गए थे जो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, तो पहला था अपना अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में हम क्या करते हैं, जो हमारा जितना भी हम अर्निंग कर रहे हैं अपने बिजनेस से, जो भी प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उसका हमारा शेयर्स के साथ क्या रिलेशन है, यानी एक शेयर पर हम कितनी अर्निंग कर पा रहे हैं। दूसरा है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि जो अर्निंग कर पा रहे हैं पर शेयर की अर्निंग जो हम निकाल रहे हैं अर्निंग पर शेयर, इसका मार्केट वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है, इसमें लिखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो में। और तीसरा है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा, उस पर हम कितना % रिटर्न कर पा रहे हैं। ये तीनों ही इस तीनों में हम कैलकुलेट करते हैं। तो बात कर लेते हैं 1 बाय 1 एक एक रेशियो की। पहले चलते हैं, पहले बात करते हैं हम अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो यहां पर हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर पर कितनी रुपए की हम अर्निंग कर पा रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि नेट प्रॉफिट जो हमें चाहिए वो आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, जिसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यानी कि मींस हमको जो चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी ऐसा नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से टैक्स भी पे हो चुका हो और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है वो भी उसमें से पे हो चुका हो। उसके बाद वाले प्रॉफिट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास निकल के आ जाता है कि एक शेयर की वैल्यू क्या है, यानी एक शेयर पर हम कितना रिटर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी बात तो ये आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी टैक्स हमने पे कर दिया हो, जो भी टैक्स हम पे कर चुका हो। कब, जब टैक्स अमाउंट की फॉर्म में होगा, यानी रुपीस की फॉर्म में अगर टैक्स दे रखा है तो जो टैक्स हमने पे किया है उसे माइनस कर देते हैं। लेकिन टैक्स अगर परसेंट की फॉर्म में दे रखा हो तब उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो भी हमारा टैक्स रेट बनता है उसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 1 माइनस जो भी टैक्स रेट होगा, 1 माइनस टैक्स रेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर हमारा कैलकुलेट हो किया जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब हमारा टैक्स हमें परसेंट की फॉर्म में दे रखा है। तो इस तरह से 2 फॉर्मूले हो गए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम इधर कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा निकला है इसमें से हम जो माइनस कर देंगे यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड। जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमारा बनता है उस डिविडेंड को हम यहां पर लेस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि हमें यहां पर चाहिए। दूसरा चाहिए हमको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इक्विटी शेयर निकालने के लिए जो भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो भी है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है हमारी, जितनी भी है, अपॉन फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की जो भी फेस वैल्यू है एक इक्विटी शेयर की, उस इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर टोटल कैपिटल को, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरह से हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर का अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यस स्टूडेंट, तो मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा 50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है जो 10 रुपीज ईच वाले हैं, 1 लाख रुपीज की। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 10 रुपीज वाले ही है, इक्विटी शेयर भी वो भी 1 लाख रुपीज की है। और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेस पर हमें निकालना है अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए और हमें चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हमें दे रखा है, इसमें से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो है 50,000 रुपीज का। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड किस तरह से निकालेंगे, यहां पे लिखा हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर। इट मीन जो 10% है वो उसका मतलब ये है कि जितने भी डिविडेंड आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका 10% आपको डिविडेंड पे करना है। तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज की, इसका 10% हमारा डिविडेंड हो जाता है, यानी 10/100। तो इस तरह से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 लाख का 10% निकल के आएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। यानी एक वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा 40,000 रुपीज का आ चुका है। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी है हमारी डिवाइड कर देंगे उसके फेस वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमको इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज की, डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू दे रखा है 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पर आ जाते हैं हमारे पास 10,000, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी हमारे पास 10,000 आ गए। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारे पास निकल के आ गया 40,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारी कैलकुलेट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है, अर्निंग पर शेयर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं ईपीएस। इसका होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो इसमें इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं आंसर कि ईपीएस क्या है। तो हमारा वैल्यू पुट करेंगे तो यहां जाएगा 40,000 रुपीज डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10,000। 40,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4, यानी कि ₹4।
इस तरह से हमारा ये है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो आंसर निकल के आता है वो रुपीस की फॉर्म में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर्स पर अर्निंग निकालने हैं कि एक शेयर पर हमने कितनी अर्निंग की है। तो इस तरह से हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो गया है 4 रुपीज, यानी 40,000 रुपीज हम अर्निंग कर रहे थे टोटल, जिसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास 10,000 से। तो एक शेयर पर जो हमारी अर्निंग हुई है 4 रुपीज की हुई है, यानी 4 रुपीज का प्रॉफिट हमने एक शेयर पर किया है। इसके अकॉर्डिंग हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनको, ठीक है। तो ये हो गया ईपीएस। अब नेक्स्ट करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, उसको समझ लेते हैं किस तरह से वो उसे करेंगे। यस, तो नेक्स्ट जो हमारा रेशियो है वो उसके लिए हम बात करेंगे, यानी कि 6 रेशियो जो है वो है हमारा प्राइस अर्निंग, जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में पीई रेशियो, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मैंने पहले ही बताया था, ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो मार्केट वैल्यू जो है शेयर की, यानी इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है और जो हमने उस पर अर्निंग की है, मतलब अर्निंग पर शेयर, उन दोनों के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो आ जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, यानी इससे पहले जो हमने निकाला था अर्निंग पर शेयर, जिसे हम ईपीएस बोलते हैं, उस मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर, जो भी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है, उसमें अगर हम अर्निंग पर शेयर जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था उससे डिवाइड कर दें तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाता है। और जो प्राइस अर्निंग रेशियो जो हमारा कैलकुलेट होकर के आता है वो हमारा टाइम्स की फॉर्म में आता है, कि अर्निंग पर शेयर जो हमारा कैलकुलेट होकर आ रहा था वो रुपीस की फॉर्म में आ रहा था और प्राइस अर्निंग रेशियो टाइम्स की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर दे रखा होगा और ईपीएस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ईपीएस का हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इससे पहले समझ चुके हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जिसकी हेल्प से हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर जो भी होगी वो हमें दे रखी होगी हमारे क्वेश्चंस में कि आज मार्केट वैल्यू कितनी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू का कोई पता नहीं, कभी इंक्रीज हो जाए कभी डिक्रीज हो जाए। तो पीई रेशियो ईयर वाइज इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो जिस टाइम पर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हो उस टाइम पर मार्केट वैल्यू आपके शेयर की कितनी है उसके बेस पर ये प्राइस अर्निंग रेशियो सॉल्व किया जाएगा। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, मींस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसकी हेल्प से समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यस, तो स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि किस तरह से प्राइस अर्निंग रेशियो के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें दे रखा है मुझको अर्निंग पर शेयर, हमको दे रखा है ₹222, यानी कि 222 रुपीज हमको ऑलरेडी दे रखा है अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 2220, यानी मार्केट प्राइस हमको इसमें ऑलरेडी निकला हुआ दे रखा है 2220 और कैलकुलेट करना है हमको प्राइस अर्निंग यानी पीई रेशियो। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो जब हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो प्राइस अर्निंग रेशियो का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, जिसके बेस पर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ एन शेयर, इक्विटी शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो का। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले मार्केट प्राइस पर शेयर हमको दे रखा है 2220, यानी 2220 रुपीज, और अर्निंग पर शेयर हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है 222, यानी कि 222। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 10, यानी कि 10 टाइम्स। प्राइस अर्निंग रेशियो जो हमारा है वो आकर 10 टाइम्स, यानी कि जितने भी मार्केट वैल्यू है हमारी और जो हम अर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग के बेस पर हमारी जो मार्केट वैल्यू है हमारे शेयर की वो 10 टाइम्स है, यानी कि 10 गुना ज्यादा है एक तरह से। इस तरह से हमारा ये प्राइस अर्निंग रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से अगर एग्जाम में प्राइस अर्निंग रेशियो का क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। अब हम आगे समझ लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, उसको किस तरह से हम करेंगे। यस स्टूडेंट, तो ये है हमारा लास्ट रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, वो है 7th रेशियो, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
मीन्स जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में ROI। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले जो रेशियो है इसमें हम जो सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बिजनेस में, जो भी हमने कैपिटल कर रखी किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर हम टोटल कितना रिटर्न कर पा रहे हैं, कितने परसेंट इस पर हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ROI हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमारा होगा इनटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बेस पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो डिफाइड करता है वो कौन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर हम कितना रिटर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस तरह सॉल्व किया जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करेंगे जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको दे रखा होगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे टैक्स। अगर अमाउंट की फॉर्म में यानी रुपीस की फॉर्म में अगर टैक्स दे रखा है तो उस टैक्स को यहां पर ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये टैक्स हमें रुपीस की फॉर्म में ना दे करके ये टैक्स रेट हमें परसेंट की फॉर्म में दे रखा है 10%, 5% या 20% या 80%, तो फिर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उस टाइम पर हम करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी हमें दे रखा है उसमें अपॉन कर देते हैं 1 माइनस टैक्स रेट। अगर रेट यानी परसेंट की फॉर्म में अगर हमसे पूछा गया है नेट टैक्स रेट हमको दे रखा है, तो उस टाइम पर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहां कैलकुलेट किया है वो आ जाएगा, और इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। जो भी हमारी बोरिंग्स हुई हैं उन बोरिंग्स पर जो भी हमारा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट यहां पर ऐड कर देंगे, तो हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा उसकी बात इधर कर लेते हैं हम। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस होती हैं। इन 2 अप्रोचेस से हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 अप्रोच कौन कौन सी होती है, पहली अप्रोच तो होती है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरी होती है एसेट्स अप्रोच। तो 1 बाय 1 इनकी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं लायबिलिटी अप्रोच की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा, एक तो हम करेंगे शेयर कैपिटल जिसमें ऐड प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस मींस कहने का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड या ये दोनों चीज अगर हमें दे रखी है इन दोनों को ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें एक चीज और ऐड की जाएगी, वो होगी अपनी नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक, इन तीनों को ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट है जो हमने ट्रेडिंग पर्पस से नहीं इन्वेस्ट किए हैं, तो ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दे रखे हैं तो उन्हें हम लेस कर देंगे। तो इससे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम ले लेते हैं एसेट्स अप्रोच की बेस पर। एसेट्स अप्रोच पर हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लेते हैं जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स एसेट्स जो हमारे दे रखी है टेंजिबल और इनटेंजिबल, उन दोनों टाइप के फिक्स एसेट्स को यहां पर ऐड कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर हमें दे रखे हैं तो, ठीक। दूसरा हम इसमें ऐड कर देंगे करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट्स का अमाउंट जो हमें दे रखा है वो सारी इसमें ऐड कर देंगे और लेस कर देंगे इसमें से करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज इसमें से लेस कर देंगे। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला और एक और लिख लेते हैं हम इसमें। उसके फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे यहां पर, उसमें लिखेंगे हम नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जितने भी होती हैं वो सारी लिख लेंगे, लेकिन इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, यानी कि एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। किसी भी टाइप के कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं तो नॉन करंट एसेट्स में होते हैं वो, तो उन्हें यहां से लेस कर दिया जाएगा। तो टोटल नॉन करंट एसेट्स हमारी यहां पर हो गई, और इसमें हम ऐड कर देते हैं वर्किंग कैपिटल को। जो वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, वर्किंग कैपिटल हमारी निकल के आती है यहां पर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हो जाते हैं। इन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले के बेस पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूले पूरे हो गए, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। तो जब इनटू 100 है तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा परसेंट की फॉर्म में, क्योंकि जिन फॉर्मूले के साथ इनटू 100 हो जाता है उसका आंसर परसेंट की फॉर्म में निकल कर आता है। इसके बाद नेट प्रॉफिट हमको बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले हो गए। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए ये 2-3 हमारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम में ये आता है क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के न्यूमेरिकल, उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यस स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें लिखा है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा 6 लाख रुपीस का, हमें बिफोर चाहिए, ठीक है। 10% डिवेंचर दे रखे हैं 10 लाख रुपीस के, ठीक। टैक्स हमें दे रखा 40%, तो हमें याद है यहाँ पर हमें परसेंट की फॉर्म में टैक्स दे रखा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें दे रखा है 80 लाख रुपीस, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड हमको सॉल्व दे रखा है, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जो टैक्स दे रखा है वो दे रखा है हमें परसेंट की फॉर्म में, रेट दे रखा है हमको, यहां पर टैक्स का अमाउंट नहीं दे रखा, तो 1 माइनस टैक्स रेट, इस वाले फॉर्मूले से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें दे रखा है वो है हमारे पास 6 लाख रुपीस का, अपॉन हमें दे रखा है 1 माइनस टैक्स रेट, हमें यहां बता रखा है इनकम टैक्स जो टैक्स रेट बता रखा है 40%, यानी 40/100। इसकी फॉर्म में अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारा निकल के आएगा। तो 6 लाख डिवाइड करेंगे इसको तो जाएगा 0.4, यानी 1 माइनस 0.4 मीन्स 1.6, 0.6 हमारा कैलकुलेट होकर आ चुका है। हाँ ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 10 लाख रुपीस। ठीक है, आईओएससी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास कैलकुलेटर होता है, उन्हें इजी पड़ता है सॉल्व करना, और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को खुद से ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया 10 लाख रुपीस। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास है, इसमें ऐड कर देते हैं जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास 10 लाख रुपीस है। इंटरेस्ट,
अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट हमें यहाँ दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है हमें, मींस डिवेंचर दे रखे हैं 10 लाख रुपीस के, और डिवेंचर के साथ बोला हुआ 10% डिवेंचर। तो डिवेंचर्स जितने भी होते हैं, यानी जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है उसके साथ में जो परसेंट लगी हुई होती है, उसका मतलब ये होता है कि उस पर उतना परसेंट का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो मींस जो 10 लाख रुपीस के डिवेंचर है, इन पर 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं यहां पर 10 लाख इंटू 10/100, ठीक है। तो इस तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ रहा है इंटरेस्ट 1 लाख रुपीस का। तो हमारा ये वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 11 लाख रुपीस की। मींस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा कैलकुलेट होकर आ चुका है 11 लाख रुपीस का। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चाहिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमको ऑलरेडी निकला हुआ क्वेश्चन में दे रखा है 80 लाख रुपीस का। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स into 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। जब वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू जो हमें दे रखी है यहां पर, वो दे रखी है 80 लाख रुपीस की। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा निकल गया है 11 लाख रुपीस इंटू 100 अपॉन हमें दे रखा है 80 लाख। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 50 से 50, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 60 से 60, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जो बैलेंस बन के आ रहा है 110/8। तो 110/8 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 13.75। तो 13.75%। इस तरह से हमारा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़े हैं हमने 3 टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी 3 टाइप के हमने रेशियो पढ़े हैं? सबसे पहले पढ़ा था हमने अर्निंग पर शेयर, दूसरा पढ़ा हमने प्राइस अर्निंग रेशियो, तीसरा पढ़ा हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, इसके साथ जो आपके 12th के सिलेबस में जो रेशियोज दे रखे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। 7 टेस्ट के रेशियोज हैं आपके सिलेबस में, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपना फीडबैक दें, आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे हमें पता लगे कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ठीक, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।